राजकोषीय नीति पढ़ रहे हैं। राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति में सबसे पहले ये जानना पड़ता है कि राजकोष क्या होता है। राजकोष मतलब जो हमारे पास टोटल हमारे पास धन कहाँ आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। भारतीय संविधान में राजकोष के गठन की बात की गई अनुच्छेद 266 है कि 65 है, 266 में संचित निधि की बात की गई। वही हमारी राजकोष है। उसके दो पार्ट होते हैं। ये हमारा राजकोष है जिसको ट्रेजरी कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक तरफ राजस्व वाला पार्ट है, दूसरा पूंजीगत वाला पार्ट है। राजस्व वाले पार्ट में हमें हमारे जो भी राजस्व आय हैं उनको शामिल किया जाता है। राजस्व आय कर राजस्व और गैर कर राजस्व होते हैं। कर राजस्व दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट कर और दूसरा इनडायरेक्ट कर। डायरेक्ट कर में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एक्सेट्रा आते हैं, है ना। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या आते हैं, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, है ना, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क वगैरह वगैरह जो भी आते थे। तो इससे हमारा राजस्व वाला पार्ट जमा होता है। ये जो आधा वाला भाग है वो राजस्व जमा होता है। राजस्व के जो भी खर्चे हैं, राजस्व के खर्चे कैसे, जो प्रशासनिक व्यय होते हैं, सैलरी देना, सेना के लिए पैसे देना, ब्याज का भुगतान करना, ये सब राजस्व व्यय है। तो राजस्व व्यय के लिए हम राजस्व आय से व्यय करते हैं। और पूंजीगत आय सरकारी कंपनियों में विनिवेश करना, जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं उनका हम शेयर बेच दें। सरकार के पास कुछ जमीनें हैं उनकी हम जमीनें बेच दें, ठीक है। तो उससे हमारी पूंजी बढ़ती है, पूंजीगत आगम है वो। और यहीं से हम पूंजीगत व्यय करते हैं जो कि अधोसंरचना विकास के लिए है। अधोसंरचना का विकास हम कैसे करते हैं, अधोसंरचना में परिवहन, ऊर्जा और क्या संचार आता है। संचार का हम अगर इन सब का विकास कर रहे हैं तो वो पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय दीर्घकाल के लिए होते हैं और राजस्व हमारी डेली खर्चे के लिए होते हैं। तो पूंजीगत आगम से हम पूंजीगत व्यय माइनस करते हैं। तो अगर पूंजीगत व्यय ज्यादा है तो वहां पे कौन सा घाटा होता है, पूंजीगत घाटा। अगर पूंजीगत आय ज्यादा है और व्यय कम है तो वहां पे हमें पूंजीगत लाभ प्राप्त होगा। यही राजस्व आगम में है और व्यय में है। अगर राजस्व आगम ज्यादा है और व्यय कम है तो वहां पे राजस्व सरप्लस होगा, रेवेन्यू सरप्लस कहते हैं। और अगर राजस्व आगम कम है और व्यय ज्यादा है तो वहां पे रेवेन्यू डेफिसिट होगा, राजस्व घाटा होगा। अब अगर टोटल घाटा, टोटल राजस्व आगम और पूंजीगत आगम को मिला लें और टोटल राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को मिला लें तो अगर हमारी टोटल आय ज्यादा है तो राजकोषीय लाभ हो जाएगा। और अगर टोटल आय कम है और टोटल खर्चे ज्यादा है तो वहां पे राजकोषीय घाटा हो जाएगा। और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो वो जानबूझ के राजकोषीय घाटा करती है। हमारा जो FRBM एक्ट है, केंद्र सरकार का FRBM एक्ट 2003 और मध्य प्रदेश का FRBM एक्ट 2005, ठीक है। उसमें लिखा गया कि राजकोषीय घाटा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3% इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था को विकास करना है। अदरवाइज हम अगर अलग से विकास नहीं करेंगे, मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा हम थोड़ा सा नहीं डालेंगे तो हमारी विकास गति सुस्त हो जाएगी। लेकिन ये ज्यादा होगा तो उससे मुद्रास्फीति की समस्या हो जाएगी, है ना। तो ये हमारी राजकोषीय नीति का छोटा सारांश था। राजकोषीय नीति के उपकरण आप जानते हो कि इस मटके को कैसे चलाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, सार्वजनिक व्यय नीति, कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति और घाटे की वित्तीय व्यवस्था। इसका महत्व क्या होता है, इसका महत्व ये होता है कि सरकार के सभी खर्चे चलाते हैं। इसी के कारण क्या होता है, अधोसंरचना का विकास, रोजगार सृजन, बेरोजगारी की कमी। सरकारी योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है, हाँ राजकोषीय नीति से। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए खैर वो तो मौद्रिक पॉलिसी ज्यादा इफेक्ट करती है जो RBI करती है। और इसका जो यहाँ बैठते हैं राजकोषीय नीति कौन चलाता है हमारे यहाँ, वित्त मंत्री, यानी कि भारत सरकार है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो राजकोषीय नीति है इसका मुख्य कर्ता कौन होता है, वित्त मंत्रालय। हाँ, वित्त मंत्रालय। और वही जो मौद्रिक नीति होती है उसका कर्ता कौन होता है, RBI, ठीक है। तो हमारा ये जो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 है उसमें टॉपिक 1 है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के बाद जो आगम है, कर आगम है, व्यय है, सार्वजनिक ऋण नीति है और घाटे की वित्तीय व्यवस्था, वो पूरा का पूरा टॉपिक हमारा क्लियर। आप लोगों को कुछ समझ में आया? यस। कुछ ऐसा पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।